this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and today we are going to discuss the NCERT solutions of the chapter The Summit Within, written by HPS Ahluwalia. So we already have discussed the line by line explanation and the summary of this chapter, where we know that exactly we were talking about the experiences of the author when he was able to reach the summit, that is the summit of Mount Everest, the highest point or the peak of Mount Everest. तो इनके जितने भी experiences थे, how he connected those experiences with his personal life, हर एक चीज हम discuss कर चुके हैं. But yes, now we need to discuss all the NCERT questions that have been asked in this chapter. Clear? All right. So the very first question says, standing on Everest, the writer was. तो जब वो पीक पे खड़े हुए थे, समिट पे खड़े थे, तब उनका क्या इमोशंस थे उनके अंदर, या फिर वो कैसा फील कर रहे थे. Overjoyed, very sad, jubilant and sad. तो हमें पता है कि वो बोल रहे थे कि my physical strength और the physical in me was like thank God मैं पहुंच गया, तो वो खुश थे. And also वो sad थे कि इसके आगे अब कोई highest point climb करने को नहीं मिलेगा. Every path would be like going downwards as compared to this peak. तो yes, वो दोनों ही emotions को feel कर रहे थे. He was also happy, he was also sad. इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है jubilant and sad, ये explain करता है इस क्वेश्चन को. Clear? All right. Next is the emotion that gripped him was one of. तो जब वो बोलते हैं कि मैं जब ऊपर था या समिट पे था, as I was able to achieve this point, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, बहुत से इमोशंस वर रनिंग, बट यह सबसे ज्यादा अगर कोई इमोशन उनके दिमाग में चल रहा था was that it was humility. Clear? So victory over hurdles, humility and a sense of smallness, greatness and self importance, joy of discovery. तो डायरेक्ट है humility and a sense of smallness कि वहां पे खड़े हुए हैं और वो ये देख रहे थे कि मतलब सभी चीजों को अगर वो कंपेयर करें तो वो सिर्फ एक टाइनी सा पार्ट है इस पूरे यूनिवर्स का, तो इसीलिए दैट इज अबाउट स्मॉलनेस. एंड यस, वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस, वो पोलाइटनेस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो ह्यूमिलिटी एंड स्मॉलनेस वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज सेकंड ऑप्शन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू. जब वो बोल रहे हैं कि हर किसी को अपने अंदर भी एक समिट होता है, दैट इज द समिट विद इन, जो चैप्टर का भी नाम है, दैट इज द समिट ऑफ माइंड, राइट. तो वो क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं एंड लास्ट में क्या दिया है वो अच्छे से पढ़ना है. मार्क द आइटम्स नॉट रेलिवेंट, यानी कि द समिट ऑफ द माइंड डज नॉट रेफर्स टू, ऐसा होना चाहिए था ये क्वेश्चन. ठीक है. सो ये सारे पॉइंट्स में जो भी समिट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करेगा उसको हटाकर बाकी ऑप्शंस आपको प्रूव करने हैं या फिर मेंशन करने हैं. ऐसा बोल सकते हो जो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं with respect to this question, that is the summit of the mind, हम लोग उसको मेंशन करेंगे. डन. सो ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, कि भाई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल यानी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा विजडम के साथ अचीव किए हुई चीजें, उसकी बात हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं. इट्स नॉट अबाउट ओनली दी अचीवमेंट्स. द प्रोसेस ऑफ मेच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, यानी मेंटली भी एक माइंड के लेवल पे और एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी मेच्योर होना, हर एक चीज को एक मेच्योरिटी के साथ, एक प्रैक्टिकलिटी के साथ समझ जाना, उसे कहते हैं द समिट ऑफ द माइंड. यस, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी सेकंड वाला आप ऑप्शन मेंशन नहीं करोगे. ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, आम लोगों की वेलफेयर के लिए या फिर किसी कॉमन किसी का फायदा हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, उसके लिए अपने पर्सनल एम्बिशन, अपने पर्सनल गोल या ड्रीम को ओवरकम कर देना, यानी इसको भूल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट. तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है? फॉल्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, तो इसे भी हम मेंशन करेंगे. लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, समिट ऑफ द माइंड का मतलब है कि एक थॉट और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, एक बिल्कुल जहां पर हम बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वहां पे खो जाना, उसे कहते हैं द समिट ऑफ द माइंड. बिल्कुल भी नहीं. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 को भी आप मेंशन करोगे. द ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, विक्ट्री ऑफ माइंड, ट्रायम्फ मींस विक्ट्री, यानी हमारे माइंड की जीत ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नॉर्मल कॉज, यानी कि जो भी नॉर्मल चीजें हैं, जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, मटेरियलिस्टिक चीजें, जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर, हमारे माइंड ने एक तरीके से विक्ट्री हासिल कर ली है, सॉर्ट ऑफ आप ओवरकम कर चुके हो उन प्लेजर्स को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ नोबल कॉज, यानी कि किसी अच्छी भलाई के लिए. तो ये भी ऑप्शन जो है समिट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन नहीं करता. देन अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, यस, ये तो डायरेक्ट है, आपकी डायरेक्ट चैप्टर से लाइन दी हुई है कि खुद के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना, कि खुद क्या हो आप, वो अगर आप अच्छे से जानते हो, दैट इज व्हाट इज समिट ऑफ माइंड. क्लियर. तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है, जो कि एक्सप्लेन नहीं करते हैं किसको, द समिट ऑफ माइंड को. तो वो सारे ऑप्शंस कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, विच आर नॉट रेलेवेंट और विच डू नॉट रेफर टू द समिट ऑफ माइंड. क्लियर. ऑल राइट.
Next is answer the following questions. What are the three qualities that plays a major role in author's climb? तो यहाँ पे हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जो भी तीनों क्वालिटीज मेंशन की गई हैं, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये तीनों ही आपका सॉर्ट ऑफ एक एसेंस भी है इस चैप्टर का कि जनरली भी इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ देन डेफिनेटली ये तीनों चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने अंदर लाने की. सो द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस and willpower. तो डायरेक्ट आंसर है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल. जैसे यहाँ पे बोला था ना कि क्यों लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं या फिर क्यों एवरेज क्लाइंब करना है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स को ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को पार करना बहुत ज्यादा पसंद है. उसी को क्या कहते हैं? एडवेंचर. एडवेंचर यानी जिसमें एक रिस्क होता है लाइफ का, जिसमें बहुत मजा आता है, जो थ्रिलिंग होता है. तो क्यों इतनी रिस्की चीज एक प्लेजरेबल चीज भी होती है, एक ऐसी चीज भी होती है जिससे बड़ी खुशी मिलती है. सो वी नो यस एडवेंचर्स आर रिस्की बट ऑल्सो दे आर प्लेजरेबल एट द सेम मोमेंट, बिकॉज समवेयर जो एक चीज होती है कि अगर हम जीत जाते हैं या फिर हम विक्ट्री पार कर लेते हैं या फिर हम किसी तरीके से ये डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जीत जाते हैं, वो एक अलग ही हैप्पीनेस देता है. दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो प्लेजरेबल. सो एडवेंचर्स आर रिस्की एंड प्लेजरेबल टू. माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ ग्रेट एडवेंचर बट इज ऑल्सो रिस्की. जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग सुनने में भी कितना एडवेंचरस लगता है और ऑब्वियसली है भी बड़ा थ्रिलिंग सा, राइट, बट कितना ज्यादा रिस्की भी है. इट इज अ ग्रेट चैलेंज फिल्ड विद डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस आर ऑलवेज प्लेजरेबल. रिस्की क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ये. बट प्लेजरेबल क्यों है? बिकॉज चैलेंजेस को फेस करना ही तो क्या होता है, असली खुशी होती है. इफ यू आर लाइक कि थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीजें जो हर कोई कर सकता है, अगर आप वो करके जीत जाते हो तो फिर इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती. ऐसा होता है ठीक है मैं जीत गया, बट ऐसा कुछ होता है कि वाओ आई डिड इट, लाइक नोबडी इज एबल टू डू इट और वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू अचीव दिस. ऐसा कुछ नहीं होता ना. बट जब माउंटेन क्लाइंबिंग की भी बात करते हो, कोई भी एडवेंचर की बात करते हो, दे आर डिफिकल्ट टू अचीव. But yes, these challenges, these difficulties are only what? They are the source of providing that pleasure to you guys. So after overcoming the hurdles, one feels confident and happy. Also, जब hurdles जो भी होते हैं, obstacles जो भी एक रुकावट होती है, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उन्हें जब कोई पार कर जाता है तो उसके बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही खुशी आती है. Climbing the Mount Everest and reaching its summit is a challenging and risky job, but when the climber reaches the summit, he feels great sense of exhilaration, joy and fulfillment to being able to scale such greater heights. Hence, the experience is both risky and pleasurable. So obviously, जब एक summit की बात करें अगर हम कि Mount Everest के पॉइंट पे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पे कोई पहुंच जाता है, so obviously बहुत बड़ा रिस्की जॉब होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है. पीपल डिसाइड टू गिव अप कि नहीं अब नहीं होगा, राइट. बट जैसे ही वो अचीव कर लेते हैं, उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, एक्सेलरेशन यानी एक्साइटमेंट, जॉय, बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है फुलफिलमेंट कि आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कंप्लीट फील कर रहे हो कि यस आई डिड समथिंग. और इसी तरीके से ये ग्रेटर हाइट्स को स्केल कर लेना यानी कि पहुंच जाना, पार कर लेना, ये एक बहुत ज्यादा प्लेजरेबल चीज होती है. दैट्स व्हाई हम बोलेंगे रिस्की प्लेजरेबल दोनों है. ऑल्सो इफ यू वांट, आप भी मेंशन कर सकते हो दैट ह्यूमन बीइंग्स लव टू ओवरकम और लव टू फेस चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज प्लेजरेबल. अगर आपको ये पॉइंट प्रूव करना भी है तो आप सीधे सीधे चैप्टर की लाइन भी दे सकते हो जो कि चैप्टर में ऑथर ने बोला है रिलेटेड टू दिस. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टिबल. तो जब वो बोल रहे हैं ना कि मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में क्यों सोच रहा था, तो बहुत सी चीजें बताते हैं वो कि माउंट एवरेस्ट की अलूफनेस, देन उसका जो एक मैजेस्टिक पोज है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं जिससे वो बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट को रेजिस्ट करवाना, इग्नोर करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. सो माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर एंड ही फाउंड इट इररेजिस्टिबल बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. तो तीन मेजर चीज तो वो यही बोलते हैं बिगनिंग में कि एक तो ये सबसे बड़ा माउंटेन है, हाईएस्ट है, सेकेंडली ये माइटीएस्ट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. तो बहुत से लोग हैं जो हार मान चुके हैं, बहुत से लोग थे जो नहीं कर पाए थे, इसको चढ़ नहीं पाए थे. तो ये तीन चीजें थी जिसकी वजह से उनको लगता है कि यस माउंट एवरेस्ट इज द वन जो उनको हाइट जो है या फिर समिट पे उनको रीच करना है. The author found it irresistible due to its beauty, ruggedness and the obstacles that he encountered while climbing its summit. Also जब वो बोलते हैं कि उसकी ब्यूटी जैसे aloofness, ruggedness, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए आपके चैप्टर में, और जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं बीच में, जो भी हर्डल्स पार करने पड़ते हैं किसी भी पर्सन को when he is trying to reach that point, उसकी ही बात की गई है यहाँ पर कि वो चैलेंजेस बहुत सही होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ऑथर को, and that's why Mount Everest is the one जिसे वो
irresistible पाते हैं. It takes every ounce of energy in climbing the mountain covered with rock and ice. One who decides to climb the Everest cannot give up his dream by returning halfway even when one's life is at stake. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमेशा एक एक जो आउंस भी होता है, लास्ट एनर्जी भी होती है अगर किसी में बाकी, तो वो भी लग जाती है माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में. एंड जैसे ही कोई डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है और वो स्टार्ट भी कर देता है इस जर्नी को, तो वो बीच में गिव अप नहीं कर सकता, भले उसकी लाइफ जो हो वो सेक पे हो. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. ऐसा क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा डिफिकल्ट था वहां तक पहुंचना, उतना ही डिफिकल्ट होगा वहां से वापस आना. इसीलिए इट वॉज नॉट लाइक sufficeable, or it was not possible that the person who has been who has reached the halfway already and he decides to give up, that person cannot achieve that thing because the passage downwards is as difficult as it was onwards. Done? All right. Once the person climbs to the summit of a mountain, he is filled with a great sense of exhilaration, joy and fulfillment for being able to scale such greater heights. This gives the climber a sense of extreme joy and happiness and a feeling of victory and satisfaction. और ये irresistible इसलिए भी है because जब एक person इसको climb कर लेता है, summit पे पहुंच जाता है, तो एक अलग ही pleasurable feeling होती है, एक अलग ही joy, excitement, fulfillment, then extreme happiness, सारी ही qualities, emotions जो हैं वो बार बार उस वक्त वो person feel कर रहा होता है. These were some of the reasons why author found the Mount Everest to be extremely irresistible. और इसीलिए वो उसको irresistible मानते हैं because ये सारे उनके experiences भी थे और also इसके पहले जो उनका एक नजरिया था regarding the ruggedness, aloofness, that beauty, that majestic pose of Mount Everest, ये सारी चीजें भी थी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए थे. आफ्टर विच जब वो ऑलरेडी अचीव कर पाए थे, तो उनके हिसाब से वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट irresistible बनता है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन. व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली? यानी कि जब कोई माउंटेन क्लाइंब कर लेता है, स्पेसिफिकली माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा फेम मिलता है, राइट? बहुत तारीफ होती है, नेम फेम, लोग फेमस हो जाता है वो पर्सन, ठीक है? तो कोई भी उस सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं करता है ये माउंटेन क्लाइंबिंग. देन फिर वो कौन सा रीजन है जिसके लिए वो माउंटेन क्लाइंब करता है? अ मैन डज नॉट क्लाइम्स अ माउंटेन एंड रीच द समिट फॉर फेम. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी माउंटेनियर्स होते हैं उनको सिर्फ फेम चाहिए होता है, इसीलिए इतने रिस्क, इतने चैलेंजेस को थोड़ी ना वो फेस करेंगे, खुद जाएंगे कि नहीं भाई कोई बात नहीं, कि हम वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे हमें नहीं पता. तो इतने रिस्क, इतने चैलेंजेस को कोई भी फेस करेगा अपने आप से, कोई आगे जाके हक कर रहा हूं चैलेंजेस को, इसीलिए नहीं होगा कि बिकॉज उसको फेमस होना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग फेम. कॉन्करिंग समिट इज ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है अचीव करना, एंड इट रिक्वायर्स वंस एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन. तो बहुत सी चीजें हैं जो एक पर्सन को मिलती हैं अगर वो क्लाइंब कर लेते हैं समिट को. दैट इज एक तो कि ये तीनों ही क्वालिटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वेदर इट इज एंड्योरेंस, वेदर इट इज परसिस्टेंस और विल पावर टू क्लाइंब द माउंटेन. बट ऑल्सो जैसे ही क्लाइंबर जो है वो क्लाइंब कर लेता है, रीच कर जाता है उस पॉइंट पे, तो इमोशनल और स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन उसको अचीव होता है. इट इज इंडीड बोथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. इट सैटिस्फाइज अ क्लाइंबर्स इटर्नल लव फॉर एडवेंचर विच गिव्स वन अ सेंस ऑफ fulfillment. एंड ऑल्सो ये जो है दोनों ही इमोशनल और स्पिरिचुअल काम करता है, एंड इट सैटिस्फाइज द क्लाइंबर्स इटर्नल लव, जो हमेशा फॉरएवर लव होता है क्लाइंबर्स का फॉर द माउंटेन्स, उसको भी ये सैटिस्फाई करता है. ऐसा क्यों? विच गिव्स वंस अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन एंड अ डीप अर्ज टू राइज ओवर एंड अबव द सराउंडिंग्स. बिकॉज जिनको भी एडवेंचर्स बहुत पसंद होते हैं, फॉरएवर लव होता है उनका फॉर एडवेंचर्स, अगर ये माउंटेन क्लाइंब कर लेते हैं तो आफ्टर दैट दे अचीव ऑल दीज थिंग्स. दैट इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो दैट डिजायर, दैट अर्ज कि उनको सारे सराउंडिंग से ऊपर उठना है. और ये सारी चीजें जो है वो ये क्लाइंब करके उनको मिलती हैं. सो इट इज नॉट ओनली बिकॉज वो फेमस हो जाते हैं इसीलिए उनको पसंद है ये सब, बल्कि ये सारी चीजें जो है वो उनको अचीव कर लेते हैं इफ दे आर एबल टू रीच दैट पॉइंट. डन? ऑल राइट. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first पैराग्राफ, विच इज द इमोशन. बहुत ईजी है. जब वो पहले पैराग्राफ में बोला ना उन्होंने कि बहुत से इमोशंस चल रहे होते हैं दिमाग में, बट जो सबसे बड़ा इमोशन उस वक्त होता है वो क्या होता है? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, पोलाइटनेस. और उसी से रिलेटेड उन्होंने बोला था कि तभी इंसान को समझ आता है कि इतने बड़े यूनिवर्स का वो एक छोटू सा पार्ट है, तो वो क्या है? वो भी ह्यूमिलिटी है, राइट? कि आप अपने आप को समझ रहे हो, आप छोटा समझ रहे हो, अपने आप को ऐसे बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो कि आई एम द बेस्ट, उसे कहते हैं हम्बल होना. तो यहाँ पर जो इमोशन दिख रहा है वो क्या है? सिर्फ ह्यूमिलिटी इन अ पर्सन. डन? All right.
नेक्स्ट इज व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, यानी कि रिस्पेक्ट पे करने के लिए, ओबीडियंस पे करने के लिए क्या वो चीजें थी जो कि माउंटेनियर्स ने, वेदर इट वाज द ऑथर इटसेल्फ या फिर उनके फेलो क्लाइंबर्स ने वहां पर रखी थी या फिर वो वहां पर प्लेस करके आए थे। तो हमें पता है गुरु नानक जी का फोटोग्राफ, देन गॉडेस दुर्गा का पिक्चर, देन एक ने क्रॉस बरी किया था, राइट, देन देयर वाज दिस रेलिक ऑफ बुद्धा। तो ये सारी चीजें जो है हमें मेंशन करनी है। सो द ऑथर लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत left a picture of goddess Durga, Fu Durji left a relic of Buddha, and Edmund Hillary buried a cross under the cairn, यानी कि जो rocks और stones पड़े हुए थे वहां पर in the snow. All these were symbols of reverence for गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीजें याद रखनी है। एक तो हमारे ऑथर ऑब्वियसली गुरु नानक जी का पिक्चर, देन उनके जो फेलो क्लाइंबर थे रावत, उन्होंने गॉडेस दुर्गा का पिक्चर प्लेस किया था, देन फूदुरजी तो है उन्होंने क्या किया, रेलिक ऑफ बुद्धा प्लेस किया था वहां पर, एंड फाइनली एडमंड हिलेरी जो उन्होंने क्रॉस को बरी कर दिया था, यानी क्रिश्चियन क्रॉस जो होता है उसको बरी कर दिया था अंडर कैन, यानी कि जो स्टोन्स और रॉक्स के पीसेस थे उनके नीचे। डन। एंड ऑल दीज वर पेइंग, दीज ऑब्जेक्ट्स वर लाइक सॉर्ट ऑफ सिंबल ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड, यानी दे वर पेइंग रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव गॉड, जो भी जिनको भी वो मानते हैं, और ये सब चीजें वो इसीलिए वहां पे प्लेस करके आए थे। डन, ऑल राइट। What according to the writer did his experience as an Everester teach him? अब बोल रहे हैं कि जैसे ही वो एवरेस्टर बन गए, ठीक है, जब उन्होंने क्लाइंब कर लिया, वापस आ गए, जब वो थोड़ी बहुत थकान निकल गई, उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीजें मैं बताई थी कि कैसे वो एज अ पर्सन चेंज हुए, कैसे उनको एक तरीका पता चल गया कि लाइफ की कितनी भी डिफिकल्टीज उनको कैसे फेस करना है, उनके साथ लड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें उनको सीखने को मिली। तो वही सारे एक्सपीरियंसेस हमको इस आंसर में मेंशन करना है। सो एज एन एवरेस्टर द ऑथर चेंज्ड कंप्लीटली। उनका यही मानना है कि कोई भी पर्सन हो, जब वो एवरेस्ट पे पहुंचता है और उसके बाद जब वापस आता है तो वो एज अ पर्सन कंप्लीटली चेंज होकर आता है। दैट पर्सन इज नो मोर द सेम एज ही और शी वाज जब वो माउंटेन क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। नंबर वन चीज जो है वो ये थी कि उनको अपनी ही स्मॉलनेस, यानी कि वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का, वो पूरे यूनिवर्स नहीं है। तो जो लोग होते हैं ना जिनका मानना होता है कि हम ही हैं सबसे बड़े, हम नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो वो लोगों को एक सॉर्ट ऑफ जब वो एवरेस्ट क्लाइंब कर ले तो उनको ये चीज समझ आ जाती है वहां पर खुद ब खुद कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और हम सिर्फ इतने छोटे से हिस्सा हैं उसके, इसीलिए वो स्मॉलनेस जो है खुद के बारे में उनको रियलाइज होती है। He experienced a great sense of fulfillment and satisfaction. Then जो चीज हर किसी को चाहिए, that is the contentment, the satisfaction, वो भी फील हुआ किसको, ऑथर को। It encouraged him to face the ordeals of life in a determined manner. Then life के जितने भी ordeals हैं, difficulties है, देखो क्योंकि अच्छे words आपकी बुक में दिए हैं, why not to use them? यहाँ पे difficulties लिखोगे और एक बच्चा ordeals लिखेगा, किसका आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा, ordeals वाले का, राइट। तो जो वर्ड्स अच्छे अच्छे आपके चैप्टर में होते हैं ना, हमेशा उनको यूज किया करो अपने आंसर्स में। तो उनको सॉर्ट ऑफ एक एनकरेजमेंट मिला कि अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज, ऑडियंस को कैसे फेस करना है विद फुल डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेंट मैनर के लिए भी आपको एक अच्छा सा वर्ड दिया हुआ है चैप्टर में, यू कैन यूज दैट टू। It taught him that the conquest of internal summit is also equally important compared to climbing a mountain. Then उनको समझ आता है कि खुद के अंदर भी एक बोल सकते हैं समिट होता है, that is the summit of mind, और उसका भी conquest, उसको भी जीतना, उसको भी एक sort of बोल सकते हैं उसका जो triumph है, जो victory है, to win that thing is also equally important as compared to climbing a mountain. He realized that it will give him a better and fuller knowledge about himself. क्यों बोलते हैं समिट विद इन को अचीव करना जरूरी है? बिकॉज उससे उनको अपने बारे में एक सही और एक बेटर और एक फुलर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या है एज अ पर्सन, which no one else other than him can scale to meet his true self. Then उनको चीज समझ आती है कि जो समिट विद इन द माइंड है, समिट विद इन है, उसको सिर्फ मैं या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन ही क्लाइंब कर सकता है, कोई और उसके लिए नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपका माइंड है, आपको अपने बारे में जानना है, और कोई तो वो चीज नहीं अचीव कर सकता। इसीलिए वो ये सारी चीजें बताते हैं हमको कि उनको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या रियलाइजेशन हुए उनको आफ्टर ही वाज एबल टू अचीव सच अ बिग थिंग। Write a sentence against each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentences from the text and rewrite them. The first has been done for you. देखो ओवरऑल करना क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है। अब डिपेंड करता है, या तो आप एज इट इज चैप्टर से कोई स्टेटमेंट को प्लेस कर दो, या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में उसको प्लेस करो। बस ये होना चाहिए वो स्टेटमेंट कंप्लीटली उस मीनिंग को जस्टिफाई करे या फिर वो कंप्लीट कर दे उस पूरे सेंटेंस को। डन, ऑल राइट। So the first question is the experience
चेंजेस यू कंप्लीटली, यानी कि यहाँ पे दिया है कि जो ये लाइफ थी कि एक्सपीरियंस जो मिलता है आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके वो कंप्लीटली आपको एज अ पर्सन चेंज कर देता है, राइट। तो उससे रिलेटेड क्या लाइन है चैप्टर में या फिर आप खुद से क्या लिखना चाहते हो इस चैप्टर से रिलेटेड वो लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, वन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। तो ये लाइन जो है वो चैप्टर से ही है और यही एक्सप्लेन करिए वो चीज को कि जब भी कोई माउंटेन क्लाइंबिंग कर लेता है उसके बाद वो सेम पर्सन नहीं रहता, यानी एज अ पर्सन वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पे जब वो चीज मेंशन करते हैं ना कि लोगों को बहुत सही लगता है जब भी कोई हर्डल कोई भी ऑब्स्टिकल उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है और ये चीज जो है उनको बहुत अच्छी लगती है, दे फील वेरी हैप्पी। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है क्वेश्चन है सॉरी ये आपको एज इट इज बुक से दिया है, अब आपको अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हो या फिर चैप्टर की कोई लाइन प्लेस कर सकते हो। जैसे endurance, persistence and willpower are the qualities that are required in a climber to overcome the challenges and have a delightful experience। तो अगर आप यहाँ तो इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करोगे तो क्या करोगे, आप इसको तो लिखोगे नहीं कि ये बहुत ज्यादा खुशी मिलती है ऐसा वैसा नहीं। हमने क्या किया, ऐसा कुछ प्लेस किया जो इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है और चैप्टर से और ज्यादा उसको बोल सकते हो डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जिससे पर्सन जो है वो क्लाइंब कर लेता है एंड ही इज एबल टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड दिस गिव्स अ डिलाइटफुल experience। Done? All right. नेक्स्ट इज माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। जब माउंट एवरेस्ट की बात थी कि पर्सनली क्यों उन्होंने माउंटेन्स को क्लाइंब करना चूज किया था, किसने, ऑथर ने, तो वो बोलते हैं मेरा बचपन से ही एक सॉर्ट ऑफ मानना था कि माउंटेन्स जो है वो नेचर का बेस्ट पार्ट है या नेचर को कंप्लीटली जो डिफाइन करते हैं वो माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे माउंटेन्स जो है वो नेचर का बेस्ट पार्ट है। तो क्या करोगे, उसकी क्वालिटीज बताओगे जो भी ऑथर ने बताई है। जैसे द मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स पोज अ कंसिडरेबल चैलेंज फॉर अ क्लाइंबर एज दे आर द मीडियम ऑफ कम्युनियन विद द ऑलमाइटी, ठीक है। या फिर आप सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, दैट इज द मैजेस्टिक पोज, द ब्यूटी, अलूफनेस, रग्डनेस, देन कम्युनियन, ये सारी क्वालिटीज भी मेंशन कर सकते हो, वो भी एक अच्छा आंसर है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि क्यों बोला है नेचर का बेस्ट पार्ट है, बिकॉज उसका एक जो मैजेस्टिक ब्यूटी है, जो एक पावरफुल ब्यूटी है उसकी, वो क्या करता है, लोगों को एक चैलेंज देता है, एक जो पोज है कि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर द पीपल एंड दे गेट अट्रैक्टेड कि नहीं अभी इसको तो क्लाइंब करना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो लोगों का भी मानना है, ऑथर भी मानते हैं ऐसा, कि माउंटेन्स जो है वो एक मीडियम होते हैं ऑफ कम्युनियन, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ जो एक बातचीत होती है किसके बीच में, गॉड के बीच में और माउंटेन्स के बीच में, इस तरीके का माना जाता है किसको, माउंटेन्स को। एंड दोज आर द थिंग्स जिसकी वजह से वो माउंटेन्स को नेचर्स एट इट्स बेस्ट बोला गया है। डन, ऑलराइट। द गोइंग वाज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वाज सैटिस्फाइंग, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जब पर्सन क्लाइंब कर रहा होता है माउंटेन को तो बीच में वो गिव अप करने का सोच देते हैं, फिर बट जब वो फाइनली पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पे तो उनको समझ आता है कि नहीं ये सारी चीजें जो है वो वर्थ थी, यानी वो जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे दे वर क्वाइट, दे कुड से बी लाइक दे बहुत ज्यादा मतलब वर्थ, यानी कि ऐसे काम के थे, यानी कि फायदा हुआ उसका। कैसे कि फाइनली जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो उनको इतने ब्यूटीफुल सीन्स दिखते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिल्वरी पीक्स हो, देन अगर आप लकी हुए तो सनसेट सनराइज का भी एक सीन होता है। तो ये सारी चीजें जब कोई भी पर्सन देखता है उनको लगता है हेवन में पहुंच गए, जैसे सॉर्ट ऑफ इतना ज्यादा सीरीन होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है। तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि यस जितना भी ये डिफिकल्ट था भले भी ये जर्नी, बट इसके बाद के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग होते हैं। सो ऑल्दो क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज अ डिफिकल्ट टास्क बट रीचिंग द समिट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सैटिस्फैक्शन टू द क्लाइंबर। तो यही चीज बोली है कि भले ही माउंटेन क्लाइंबिंग जो है एक डिफिकल्ट टास्क है, बट जैसे ही कोई उस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है और एक सैटिस्फैक्शन मिलता है टू द क्लाइंबर। तो इससे प्रूफ होता है कि नहीं ये सारे आफ्टर इफेक्ट सैटिस्फाइंग है। अगर इसको और अच्छे से आपको बताना है, जो कि मेरे हिसाब से एक और बेटर आंसर हो सकता है, वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो लाइंस दी हुई थी ना कि आप पहुंचते हो तो आपको एक पूरा सीन मिलता है, सिल्वरी पीक्स मिलती है और आप उसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। तो वो सारी लाइंस आप चैप्टर से यहाँ डाल दोगे, वो भी एक्सप्लेन करेगी सेंटेंस को। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि जब फिजिकली आप एक तरीके से विक्ट्री पा लेते हो, अचीव कर लेते हो, उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, उसके बाद ये एक सिर्फ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं होता बल्कि एक स्पिरिचुअल बोल सकते हो एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि हम कोई भक्ति कर रहे थे, इतना ज्यादा सैटिस्फाइंग होता है वो फीलिंग जब आप वहां पहुंच जाते हो। सो क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट मियरली अ फिजिकल एक्टिविटी। माउंटेन क्लाइंब करना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बट इट इज इंडीड बोथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एज माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। तो एज इट इज आपके चैप्टर की लाइंस है कि इसीलिए इसको स्पिरिचुअल भी माना गया है, बिकॉज ऐसा लगता है कि भगवान से सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन हो माउंटेन्स का। क्लियर, तो हो गया ना वो स्पिरिचुअल। तो इस तरीके से आपको जो भी स्टेटमेंट्स चैप्टर में मिलते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उस तरीके से आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं विच काइंड ऑफ सपोर्ट और विच काइंड ऑफ डिस्क्राइब द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है
लुक एट द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस एंड द मीनिंग्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आते हैं आपके लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उस पे बेस्ड। तो यहाँ आपको बोला गया है कि कुछ वर्ड्स हैं जो इटैलिसाइज्ड हैं, ठीक है, और उनका मीनिंग आपको ब्रैकेट में दिया है, बस आपको पहले पढ़ना है। जैसे माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, तो यहाँ पे ये जो इट्स बेस्ट में ये जो बेस्ट है उसको इटैलिसाइज किया है। इसका मतलब है नेचर्स बेस्ट फॉर्म एंड अपीयरेंस, यानी पूरे नेचर में, पूरे एनवायरनमेंट में अगर सबसे कोई बेस्ट चीज है दिखने में या फिर जो नेचर का बेस्ट फॉर्म है वो माउंटेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है योर लाइफ इज एट रिस्क, तो यहाँ पे जो रिस्क वर्ड है दैट इज इटैलिसाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इन डेंजर यू रन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ, यानी कि ऑब्वियसली आपकी लाइफ जाने जैसी नौबत है, डेंजरस सिचुएशन है, उसे हम कहते हैं कि भाई रिस्क पे है। डन। नेक्स्ट दिया है ही वाज एट हिज बेस्ट और वर्स्ट इन द लास्ट मीटिंग्स, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं दैट इज व्हाट द इटैलिसाइज्ड वन, और इसका मतलब है इट वाज हिज बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस, यानी उसने जो कुछ भी किया वो उसका या तो बेस्ट था या फिर उसका वर्स्ट था, जो भी लास्ट मीटिंग में उसका परफॉर्मेंस था। सो ही वाज एट हिज का मतलब वो अपना बेस्ट दे रहा था या फिर अपना वर्स्ट दे रहा था। डन। तो इस तरीके से इन सब का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है। अब कुछ आगे डिस्कस करते हैं। Fill in the blanks in the following dialogues, choosing suitable phrases from those given in the box. तो यहाँ पे आपको कुछ phrases दिए हुए हैं और उनके meanings मैंने यहाँ mention कर दिए हैं, ठीक है। अब इसी पे based हम उन sentences में place करेंगे जो कि आगे आपको as questions दिया हुआ है। तो पहले दिया है at hand, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज जो है वो मेरे पास में रखी है तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज at hand, ठीक है, यानी बहुत पास है, क्लोज बाय। तो कोई भी चीज पास में होती है तो उसे हम कहते हैं at hand। नेक्स्ट है एट वंस, अभी के अभी नहीं बोलते हिंदी में, उसे कहते हैं एट वंस, यानी इमीडिएटली, राइट नाउ। एट ऑल हम बोलते हैं नो 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 इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यानी बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं, कंप्लीटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी इन एनी वे, किसी भी तरीके से, उसको कहते हैं एट ऑल। देन एट अ लो एब, इसका मतलब होता है इन अ वीकेंड और डिप्रेस्ड स्टेट, यानी लो एब मतलब जब आप बहुत दुखी हो, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, अपने सबसे लो फेस में हो, उसे कहते हैं एट अ लो एब। एट फर्स्ट साइट, ये तो सभी को पता है भाई, यानी पहली नजर में, ठीक है। सो ऑन फर्स्ट सीइंग और मीटिंग समवन, पहली बार आप किसी को देख रहे हो, पहली बार किसी से मिल रहे हो, उसे कहते हैं एट फर्स्ट साइट। क्लियर। अब सबका मीनिंग समझ आ गया। अब सेंटेंसेस में हमको इनको प्लेस करना है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है एंड द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचर सेज यू वर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, go to the principal blank and submit your explanation. Pupil यानी कि जो स्टूडेंट है, he says yes madam but would you help me write it first, क्या आप मेरी पहले हेल्प करोगे उसको लिखने में। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट से बोलते हैं कि तुम बहुत टाइम से स्कूल से बिल्कुल दूर थे, you were away from the school without the permission। ऐसा होता है ना इन स्कूल्स, you have to like take permission। अगर आप 2 दिन की छुट्टी कर रहे हो, ठीक है, आप 2 दिन में जैसे लिख के नहीं चले जाते भाई फीवर था, हेडेक था, जो झूठ झूठ हम लिख देते हैं, तो तब तो अलाउड होता है। बट अगर 2-3 दिन से ज्यादा की छुट्टी चाहिए होती है तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है, प्रिंसिपल से साइन कराना पड़ता है, टीचर को इन्फॉर्म करके उनसे सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं कि भाई आपको परमिशन लेना है। तो टीचर बच्चे से बोल रही है कि तुम जो है बहुत टाइम से स्कूल आए नहीं हो, वो भी विदाउट परमिशन, तो अभी के अभी प्रिंसिपल के पास जाकर अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करो। तो अभी के अभी बोला है जाने के लिए, तो स्टूडेंट बोलते हैं कि आप प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए उसको लिखने में। तो यहाँ पर इमीडिएटली, अभी के लिए क्या यूज किया गया है, एट वंस, तो वही आपको यहाँ पे प्लेस करना है। सो द सेंटेंस वुड बिकम यू वर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल एट वंस एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन। अभी अभी प्रिंसिपल के पास जाओ और अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करो। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अरुण सेज आर यू अनवेल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ईला सेज नो नॉट डैश, व्हाई डू यू आस्क। If you were unwell, I would send you to my uncle. He's a doctor. तो अरुण बोलते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तो ईला बोलती नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो अरुण बोलते हैं अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती तो मैं तुम्हें अपने चाचा जी के पास भेजता, अपने अंकल के पास भेजता, बिकॉज वो क्या है, एक डॉक्टर हैं। तो वो क्या बोलती है कि नो नॉट एट ऑल, ठीक है, यानी कि नहीं नहीं मेरी बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं है। सो इट वुड बी ईला सेज नो नॉट एट ऑल, व्हाई डिड यू आस्क। क्लियर, ऑल राइट। Mary says almost every Indian film has an episode of love, बहुत इजी है, एट फर्स्ट साइट, राइट, पहली नजर में प्यार हो जाना। तो यहाँ पे मैरी जो है वो कहती है कि हर एक इंडियन फिल्म में एक सीन होता ही है बिल्कुल क्लीशे सा, वो क्या है, लव एट फर्स्ट साइट। सो डेविड सेज इज दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज, तो क्या इसी की वजह से इंडियन फिल्म्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस होती है। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लव एट फर्स्ट साइट। डन, ऑल राइट। Next is you look depressed. Why are your spirits
डैश टुडे। तो तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो, तुम्हारा ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारी स्पिरिट जो तुम्हारी एक सोल है या एनर्जी है वो कैसी लग रही है, एट लो एब, ठीक है, वही था सैड और डिप्रेशन के लिए। यूज सच इन द फ्रेज, तो आपको सच के साथ यूज करना है, सो एट सच अ लो ebb. So I have to write 10 sentences using words that I have never heard before. तो अशोक बोलते हैं इसीलिए मैं इतना सैड फील कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे 10 सेंटेंसेस लिखने हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हुए जिन्हें मैंने आज तक सुना नहीं है। तो यू लुक डिप्रेस्ड, व्हाई आर योर स्पिरिट्स एट सच अ लो ebb, क्योंकि आपको बोला था कि सच यूज करते हुए आपको यहाँ पे प्लेस करना है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज योर बिग मोमेंट इज क्लोज। Jyoti says, how should I welcome it? Sheba says, get up and receive the trophy. तो वो क्या बोल रही है कि अभी मेरा ये जो बिग मोमेंट है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो बहुत पास है। तो क्लोज पास की मान लेके हमने क्या यूज किया था, एट हैंड, यानी कि बिल्कुल पास में, क्लोज बाय। सो इज क्लोज एट हैंड। तो ज्योति ने बोला कि कैसे वेलकम करना चाहिए, so शीबा सेज उठो और अपनी ट्रॉफी लेकर आओ। सो योर बिग मोमेंट इज क्लोज एट हैंड। डन, ऑल राइट। Next is write the noun forms of the following words adding ance और ence. तो कुछ वर्ड्स में आप ance डालते हो तो वो क्या बन जाता है उसका नाउन फॉर्म, या किसी किसी वर्ड में आपको ence लिखना पड़ता है एज द सफिक्स, तो वो क्या बन जाता है उसका नाउन फॉर्म। तो डायरेक्टली आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें endure, persist, signify, confide, maintain, abhor। तो हमें पता है endurance, persistence, significance, confidence, maintenance और abhorrence, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके नाउन फॉर्म्स, ठीक है। abhor का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा हेट करना, ठीक है, अगर आप बिल्कुल डिसलाइक करते हो किसी को बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं abhor करना। क्लियर? तो अब जल्दी से देख लेते हैं कहाँ ance लग रहा है, कहाँ ence लग रहा है। तो endurance में यू आर प्लेसिंग ance, persistence में आप लगा रहे हो ence, significance ance, confidence ence, maintenance ance and abhorrence is ence। तो आपने ऑलरेडी आई थिंक ऑलमोस्ट आधा ज्यादा वर्ड्स तो पहले ही सुने हुए थे। तो इट्स लाइक abhor ऐसा वर्ड होगा जिसमें थोड़ी इशू है, बाकी तो सारे वर्ड्स की स्पेलिंग हमें ऑलरेडी आती है। क्लियर? सो abhorrence का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट। abhor यानी किसी को हेट करना, abhorrence क्या है, वो फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि नाम है फीलिंग का इसीलिए उसे क्या कहा गया है, नाउन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज मैच वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग्स अंडर बी। बहुत इजी से वर्ड्स हैं। रिमोट मतलब जो थोड़ा दूर हो, डिस्टेंस पे हो। मीन्स मतलब कोई भी तरीका। डोमिनेंट जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, राइट, हम बोलते हैं ना ये पर्सन बड़ा डोमिनेंट है। देन फॉर्मिडेबल एंड देन ओवरवेल्म, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको, वो यहाँ पे आपको प्लेस करने हैं। लाइक रिमोट है तो कौन सा वर्ड है जो थोड़ा दूर की बात कर रहा है, तो फार अवे फ्रॉम। जैसे मीन्स है तो कौन से सोर्स की बात कर रहा है, तो मेथड्स। डोमिनेंट मतलब जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा यू नो अपने आप को सबको नीचे दिखाता है, दबाता है लोगों को। देन फॉर्मिडेबल, देन ओवरवेल्म। तो सभी का मतलब हमको ऑलरेडी पता है, सो लेट्स जस्ट चेक आउट द मीनिंग्स नाउ। सो रिमोट मीन्स फार अवे फ्रॉम, थोड़ा दूर। मीन्स मतलब मेथड, सोर्सेज। डोमिनेंट मीन्स मोस्ट प्रोमिनेंट, जो सबसे पावरफुल है। फॉर्मिडेबल जो कि आप ओवरकम नहीं कर सकते हो, किसी चीज को इतना इजीली नहीं हो ओवरकम करना, यानी कि कोई ऐसा चैलेंजिंग सा चीज हो, उसे कहते हैं फॉर्मिडेबल। एंड फाइनली ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग, बी ओवरकम और ओवरपार, ठीक है। यानी कि कोई चीज अगर हम बोलेंगे वी आर ओवरवेल्म्ड, यानी हम इतने ज्यादा खुश हैं कि खुशी ने हमको ओवरपार कर लिया, उसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम अंडर ए। तो हमको जो डिफरेंट वर्ड्स दिए ना, रिमोट, फॉर्मिडेबल, ये सारे वर्ड्स जो एक प्रॉपर वे में हो, मतलब किस तरीके से आपको यूज करना है, उनका फॉर्म एंड कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा वो आपको प्लेस करना है। जैसे देयर वर डैश ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली, यानी ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जिन्हें पार नहीं किया जा सकता बट हम फिर भी इजीली पहुंच गए। वी हैव नो डैश ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड देयर, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि वहां पे क्या हुआ। व्हाई ही लिव्स इन अ हाउस डैश फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल, ये जो है वो कौन से घर से रहता है, यानी कि कितनी दूर रहता है, किसी भी विलेज या किसी भी टाउन से कितना दूर उसका घर क्यों है, बस मैं इतना बता सकता हूँ। नेक्स्ट, डैश बाय ग्रैटिट्यूड वी बोथ टू द स्पीकर्स फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस, यानी जिसने भी हमें वैल्यूएबल एडवाइस दी, बड़े काम की एडवाइस दी, हम उसके सामने जो है थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे, और इसीलिए हमने अपना सर झुका लिया। बोर्ड मतलब अपना सर झुकाना। क्लियर? द ओल्ड कासल स्टैंड्स इन अ डैश पोजीशन अबव द स्लीपी टाउन, यानी कि जो पूरा टाउन है उसके ऊपर एक बड़ा सा कासल है पुराना सा, और वो अभी भी वहां पे खड़ा है। क्लियर? ऑल राइट। सो देयर वर डैश ऑब्स्टिकल्स, यानी जो ऑब्स्टिकल्स आप पार नहीं कर सकते, तो फॉर्मिडेबल का हम ऑलरेडी मीनिंग देख चुके हैं, यानी जिस चीज को आप इजीली पार ना कर सको, सो इट वुड बी फॉर्मिडेबल
ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट क्या था कि भाई हमारे पास कोई तरीका नहीं है, और तरीके के लिए क्या वर्ड पढ़ा अभी हमने, मीन्स। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, मीन्स। देन वो क्यों इस घर से या फिर टाउन से या विलेज से दूर रहता है, तो किसी भी चीज को जो डिस्टेंस की बात करते हैं हम वर्ड यूज करते हैं रिमोट, अभी डिस्कस किया था, तो रिमोट वुड बी द वर्ड। देन आप थैंकफुल थे, आप कंप्लीटली उस थैंक यू वाली फीलिंग से ओवर पार हो चुके थे, इसलिए क्या कहते हैं, ओवरवेल्म्ड। एंड फाइनली जो ये ओल्ड कासल है वो उस टाउन पे बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है पावरफुल तरीके से, तो उसको क्या लिखोगे, डोमिनेंट। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग हमें क्लियर है फ्रॉम द बॉक्स 1, तो इसीलिए वी कैन मेंशन देम इन दीस सेंटेंसेस। डन, ऑलराइट। So with this we finally come to an end of the topic. So we are done with all the NCERT questions that were asked in this particular chapter. I hope आपको हर एक आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा and you know how to just use these different words जिन्हें हमने सीखा in this chapter. चलिए with this we come to an end of this chapter, but yes we will begin with the poem that is given in this chapter in the next video very soon. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.